रेडियो धाकड़ सुनने वाले और देखने वाले सारे लाडला ने राम राम। लाडलो, हरियाणवी रागनी जगत ने अपनी चरम पर ले जाने में हरियाणा ही नहीं, हरियाणा के आसपास के जितने भी प्रदेश हैं उनके कलाकारों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन कलाकारों की जब बात करें तो सबसे ऊपर और सबसे बड़ा नाम उभर का है मास्टर करमपाल जी का। पिछले दिनों हम गए उनके घर पे और हमने उनकी जो रागनी जगत में जो उनका कैरियर है, जो उनकी पहुंच है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाई। इससे जानकारी ने हम आपके सामने लेकर आए हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। ले सुनो। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे यहाँ महान गायक जिनका यूपी, हरियाणा, राजस्थान में काफ़ी रुका रोड़ा रहा है, करमपाल जी के घर में, और हम उन तक करांगा उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके गायन क्षेत्र में जो भी उन्होंने प्रसिद्धि पाई है उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत। तो नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार भाई। तो मास्टर जी, शुरुआत करांगे एक दो लाइन तय, आप अपनी पसंदीदा कोई पुरानी तरज या पुराना कोई रागनी सुना दो। अच्छा, पहले मैं भी कुछ थोड़ा पूछ सकता हूँ? आप भी अपना थोड़ा सा परिचय दो, आप कहाँ से, किस चैनल से, आपका शुभ नाम? मास्टर जी, मैं सज्जन रेडियो धाकड़ थे। अच्छा। तो रेडियो धाकड़ के बारे में मैं क्या कहूँ, आपकी दया से एक छोटा सा स्टेशन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अच्छा, जो हरियाणवी कल्चर ने लेकर, हरियाणवी रागनियां ने लेकर और देश विदेश में पॉपुलर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। जी जान जुट रहे हैं। हाँ, एक छोटी सी टीम है, छोटे से थोड़े भाइयों का सहयोग है जो मतलब हरियाणवी कल्चर ने प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे कड़ी में हमने आप जैसे गायक, महान गायक के दर्शन हुए, जो हमारा सौभाग्य है। चलो, हमारा भी सौभाग्य है। और जैसे आप कह रहे हैं कि कोई अपनी पसंद की दो लाइन सुनाओ। हाँ। सन 1977 में आकाशवाणी दिल्ली में मैं एक रागनी गाई थी। सबसे पहली बार यही रागनी गाई थी, मैं और मेरे गुरुजी साथ में थे, जय सिंह तेवतिया। तो मैं उसकी दो लाइनें आपको सुना देता हूँ। मेरे साथ रहनिया संग के साथी, दया मेरे पे फेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो। सबके बस की रोग नहीं से, लड़ता खून लड़ाइयां में, हम एक देश के मां जाए, हम एक देश के मां जाए भाई, न बुझे खून लड़ाइयां में, उड़े एक की गिनती न 100 की गिनती, देश भून लड़ाइयां में, सूरजमल के हैं बड़े बड़े मर गए, अफलातून लड़ाइयां में, सूरजमल के हैं बड़े बड़े मर गए, अफलातून लड़ाइयां में। इतनी कह के प्राण छोड़ दिए, इतनी कह के प्राण छोड़ दिए, कर दुश्मन का ढेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो। अच्छा मास्टर जी, आपने जो रागनी सुनाई, हाँ जी, या हमने एक बार नहीं काफी बार सुनी है, पर जितनी बार भी हमने सुनी है, या आपने नाम लिया सूरजमल जी का, या हमने कोई दूसरी छाप पे सुनी है? नहीं, मैं भी ये दूसरी छाप से गाई थी, मेहर सिंह फौजी के नाम से गाई गई थी। और ये बराबर सभी गायक, मेरे समेत सभी गायक उसी के नाम से गाते रहे हैं अब तक। लेकिन अब मीडिया में ये बात आई है कि ये रागनी उनकी नहीं है, ये सूरजमल जी की हैं। मैं पुराने जमाने में भी सूरजमल कवि की रागनियां गाई हैं। मेरा कोई सूरजमल से कोई बैर भाव, ऐसी बात तो कोई थी नहीं कि मैं उनकी छाप काटता। लेकिन क्योंकि किताब जो पहले छपती थी उनमें ये मेहर सिंह के नाम से ही छपी हुई थी, इसलिए हमारे पास में कोई दूसरा प्रमाण भी नहीं था, इसलिए हमने मेहर सिंह
के नाम से गाई। अच्छा। और अब ये बात सामने आई है कि सूरजमल जी मास्टर जी के नाम की ये रागनी है, उन्होंने लिखी है। ये बात लगभग तय हो गई है, प्रमाणित भी हो गई है। तो अभी मैं निकट भविष्य में इस रागनी को दोबारा भी गाऊंगा और वो इंटरनेट यूट्यूब पर भी मैं भेजूंगा। अच्छा, आपने अपने स्तर पे कितनी इसकी जांच पड़ताल करी कि ये रागनी है, ये सूरजमल जी की है? मेरे जानने वाले काफी लोग हरियाणा के हैं। अच्छा। और जितने भी लोग हैं मैं उन सब से इस बारे में चर्चा की है, क्योंकि एक वीडियो मेरे मोबाइल पे भी आई थी और सूरजमल जी ने ये कहा था कि करमपाल शर्मा ने ये मेरी रागनी की छाप काट दी। तो मैं अपने जानने वाले सभी लोगों से, और जानने वाले भी वैसे नहीं जो रागनियों से संबंधित हैं, जो भी श्रोतागण हैं, हाँ, जो श्रोतागण हैं और जो गणमान्य लोग हैं, तो उन सब से मैं इसके बारे में जांच पड़ताल करी। उन सब ने यही बताया कि जो मेहर सिंह जी के यहाँ जो उनकी पुण्य तिथि पे या उनके जन्म दिवस पे जो प्रोग्राम होता है, वहाँ भी इस बात की चर्चा आई थी और वहाँ भी ये डिसाइड हो गया है कि ये सूरजमल जी की ही रागनी है। अच्छा। और बाकी मैं और जांच पड़ताल करूंगा गाने से पहले। अच्छा। हाँ, वैसे ये बात लगभग तय है। आपने कभी व्यक्तिगत रूप पे सूरजमल जी से इस बारे में बात करी? नहीं, कभी भी नहीं। ना हमें उनके नाम का ज्यादा जानकारी थी, नाम की तो जानकारी थी, लेकिन वे कहाँ के रहने वाले हैं ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, तो हमें जानकारी नहीं थी, ना हमने कभी मुलाकात की उनसे। अच्छा। तो यो तो एक काफी मतलब ऐसा मसला उठ आ गया कि जो कि आगे भविष्य में जरूर रिजल्ट देगा। हाँ। ये हम थोड़ा सा एक सिलसिलेवार क्रम अगर चला तो हम आपके बचपन की तरफ चला थोड़े से। हाँ। तो मास्टर जी, आप अपने बचपन के बारे में बताओ थोड़ा सा। जन्म कब हुआ आपका? जन्म मेरा 1952 का है जी। डेट वगैरह याद? हाँ, ये 10 फरवरी 1952। 10 फरवरी 1952। हाँ। तो बचपन में फिर किस तरह का स्वभाव रहा आपका? देखिए, हमारा गांव निरोजपुर एम्मा है, जो तहसील खेकड़ा में पड़ता है। अच्छा। और हमारे गांव से 1 किलोमीटर पर ही पंडित रघुनाथ जी, अच्छा, वे पैदा हुए उसी गांव में। और हम पढ़ने के लिए जाते थे। हमारे गांव में पाठशाला नहीं थी, प्राथमिक पाठशाला, तो 1 किलोमीटर की दूरी थी, वहीं पढ़ते थे। अच्छा। तो जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे उस समय वे बहुत दुनिया में उनका नाम फैला हुआ था। हाँ। और उनके यहाँ किताबें आती थी, छपती थी, तो उनके घर पे जाकर के हम पूछते थे कि कोई किताब है क्या, तो वहां से हम उनकी किताब ले आते थे। अच्छा। और उन किताबों को पढ़ पढ़ करके हम सब सामूहिक रूप से उनको गाते थे। अच्छा। हमें और साथी भी थे, तो हमें शौक पहले तो वहां से लगा। और फिर मेरे एक गुरु जयसिंह तेवतिया हैं, जो कि हेडमास्टर से अब रिटायर हैं, यही मेरे पास में अब भी रहते हैं। तो उन्होंने मुझे इस लाइन में वे लेकर के आए। अच्छा। और मेनली मैं श्रेय उन्हीं को दूंगा इस लाइन में लाने का। वैसे वो खुद गाते थे और उन्होंने मुझे अपने साथ में सहयोग करने के लिए अपने साथ में रखा था। लेकिन धीरे धीरे वे मुझे भी सिखाते रहे और मेरे में भी थोड़ा निखार आता गया, तो आगे बढ़ते चले गए। ये सिलसिला चलता रहा। अच्छा, पिताजी क्या करा करते आपके? मेरे पिताजी फौज में सूबेदार थे। अच्छा। और उसके बाद में वहां से रिटायरमेंट लेकर के और फिर वे एक इंटर कॉलेज में फिजिकल इंस्ट्रक्टर हो गए थे, जिसमें मैं भी बीए तक उसी स्कूल में पढ़ा था। हाँ, तो उसी में वो फिजिकल इंस्ट्रक्टर थे, क्योंकि फौजी थे। तो वैसे मैं इंग्लिश से एमए और बीएड, ये मेरी क्वालिफिकेशन है। हाँ। तो जब बचपन में आपका रागनिया का नहीं झुकाव होया, तो फिर घर का ने मना नहीं करे कि भाई ये तो अच्छी चीज नहीं है, मत गाओ? ये तो आपने ऐसी बात बताई है कि इस पर मुझे हंसी जरूर आएगी, क्योंकि मेरे पिताजी लाठी लेकर के मेरे पीछे रहते थे कि कदे काम नहीं ला। हाँ, मैं जब वहाँ घेर में और अपनी भैंसों के पास में सोता था, तो फिर वो रात में दौरा करते थे। अच्छा।
तो रात में मैं भी अपनी वो जो रिजाई है उसको ऐसी कर देता था जैसे यही है, ये सो रहा है। हाँ। तो वे देखते थे कि यहाँ नहीं है, फिर वे हमारे गुरुजी के घर जाते थे, भाई कहाँ है, वो भी है यहीं, नुके वो भी नहीं, नुके ठीक है कहीं ना कहीं चले गए, कहाँ गए होंगे भाई, नुका आज तो रागनी पखरपुर में है। वहां जाकर के फिर आवाज सुन जाती थी कि भाई हाँ रागनी हो रही है, बस फिर वहां से जो है लठ लेकर के पीछे पड़ जाते थे, मैं आगे आगे वे पीछे पीछे। तो उन्होंने जो है इतना मतलब इसमें रुकावट डाली, और उनका कहना एक था जो कि मुझे ठीक भी लगा उनका। उन्होंने ये कहा कि मैं इसलिए रोकता हूँ रागनी से कि मुझे कोई ऐसा गायक बताओ जो दारू नहीं पीता हो। अच्छा। और दारू से उनको एलर्जी थी। तो हमने उनको फिर ये आश्वासन दिया कि हम दारू को टच भी नहीं करेंगे। तो फिर वे थोड़े नरम हो गए, लेकिन विरोध फिर भी रहा। जब आकाशवाणी दिल्ली से रागनी आई और उन्होंने भी वो घर पर रागनी सुनी, तब उन्होंने विरोध खत्म कर दिया। हाँ। मतलब काफी संघर्ष करना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा। मतलब मेरी जो बेंजो है, कोल्हू होते थे पहले जिसमें बैल चलते थे, वो तो आप जानते हैं। तो उसका एक धुंधाला कहते हैं हमारे वहाँ, जो उसमें धुआं निकलता था, तो बेंजो उसी में फेंक दी, हाँ, धुंधाले में जला दी। हाँ, तो ऐसे ऐसे काम हुए हमारे साथ में, बस ईश्वर की कृपा रही। सिर्फ पिताजी का ही मतलब सख्त व्यवहार था या माताश्री भी ऐसी? ना, माताजी का नहीं था, और ना ही हमारे परिवार में जो हमारे चाचा थे, पंडित हुकम सिंह नाम था उनका, और भी कई हमारे चाचा थे, हमारे ताऊ थे, हमारे बाबा थे, वे सब रागनियों के शौकीन थे। अच्छा। तो वे खुद भी थोड़ा गाते थे, और वे समय समय पर जो रागनी के गायक हैं उनको बुलाते थे रात में कि भाई आज तो 2 घंटे या 4 घंटे रागनी होंगी। तो जो लोकेलिटी में गायक होते थे वे आकर के उनको सुनाते थे रात में, माचिस के ऊपर। हाँ, तो वे बड़े शौकीन थे, हमारे बाबा भी, हमारे ताऊ भी, चाचा भी। लेकिन पिताजी को बिल्कुल शौक नहीं था। हाँ, मतलब पिताजी ने छोड़कर घर में सब सपोर्ट करा करते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, सबका सपोर्ट मिलता रहा। अच्छा, पहली बार आपने मतलब यो एहसास कब होया कि हाँ आप रागनी गायक हो, या पहली बार गाने का मौका कितना मिला? देखिए, वैसे तो हम जब छोटे छोटे थे तो हम 2 लड़के थे जो एक साथ गाते थे। तो उन दिनों गाने वाले को कोई प्लेटफार्म नहीं मिलता था। तो क्या होता था कि जैसे मेले भरते थे लोकल, और उसमें भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, तो उन मेलों में हम दोनों फिल्मी गाना गाते थे युगल में। अच्छा। और जैसे गांव में कोई बारात आ गई, जब हमारे गुरुजी गाते थे, मैं सहयोग देता था, तो ये पता करते थे कि भाई इस बारात में कोई गाने वाला हो तो हम अड़ने के लिए तैयार हैं। और सारी रात उनके साथ में जो है बस जूझते रहे ना। अच्छा, किसी किस्म का कोई बेनिफिट का तो कोई सवाल ही नहीं था लेने का। तो ये बात चलती रही, लेकिन मैं इनका सहयोग ही करता रहा तब तक। अच्छा। फिर मैं इनका बेंजो बजाना शुरू किया। ये गाते थे खड़े होकर, मैं बेंजो बजाता था। फिर कुछ दिन बाद में फिर ये कहने लगे कि तू अब मेरे साथ गा। फिर हम दोनों साथ गाने लगे। फिर जैसे पब्लिक में किसी ने ये फरमाइश कर दी, भाई गुरुजी आप तो बैठ जाओ और इस छोरे की करवा दो, अलग है। हाँ, तो फिर मैं अलग से भी गाने लगा। अच्छा। लोग लाइक करने लगे। तो इस तरह से बढ़ते रहे, लेकिन इनके सहयोग में ही चलते रहे। अच्छा। मुझे तो पता तभी चला कि मैं आकाशवाणी दिल्ली में जाकर के फार्म भर गया। अच्छा। और इनको आकर के बताया कि मैं आपके नाम का फार्म भर दिया है। तो ये कहने लगे कि ठीक है। हमने 4 रागनी अच्छी तरह से तैयार कर ली, और जैसे ही उनकी डेट आई तो वे 4 रागनी हमने गाई। और जब पब्लिक में जो है उनका शोर शराबा हुआ और ये देश के ऊपर जान झोंक दी, ये ज्यादा आती थी। एक वो थी सतकी बांधी बंधे लक्ष्मी, और एक वो थी सावित्री मेरा जी घबरा सर गोड्या में धर ले। तो ये इतनी फरमाइश इनकी आती थी कि तब हमें ये पता लगा कि भाई हम तो
गायक हैं इसका मतलब। ये किस सन की बात? ये 1977 में ये गाई थी, तो 77 से फिर 81 में जा करके मैं, हमारे यहाँ एक महान गायक हुए हैं गुलाब सिंह, उनसे मिला और रेडियो की वजह से मेरी मुलाकात जो उनके साथ में सह गायिका थी कुसुम तनवर, मैं उनसे मिला। तो कुसुम तनवर से मैं पूछा, मगर जी कुछ मुझे भी बताओ, आपकी जो रिकॉर्ड हैं ये कहाँ कहाँ बनते हैं? तो उसने कहा कि अब तो रिकॉर्ड की जगह कैसेट बनने लगी और आप मेरे पास में आओ, मैं आपको सारा बताऊंगी। तो उसने मुझे गाइड किया और उसकी गाइडेंस के आधार पे मैं फिर सोनोटेक में गया। सोनोटेक वालों ने मुझे सोनोटोन में गया। हाँ, सोनोटेक कब आई है। सोनोटोन वालों ने कहा कि भाई अभी आप और तैयारी करो। तो मैं बहुत तैयारी करी, कम से कम 6 महीने की तैयारी सामूहिक रूप से करी। और उसके बाद में मैं गया तो कहने लगे कि आज ही रिकॉर्डिंग करेंगे। तो 4 रागनी जो है, जैमल नाम से एक मेरी कैसेट निकली थी, उसमें 7 रागनी गाई थी, 5 रागनी मेरी ही बनाई हुई थी। अच्छा। और 2 रागनी अन्य थी। तो 4 रागनी उसी दिन रिकॉर्ड हुई और फिर 1 हफ्ते का समय दे दिया कि 4 उस दिन होंगी। उन्होंने वो जो कैसेट हमारी निकाली और वो काफी उसकी बिक्री हुई, तो फिर वो हमें सिलसिलेवार बुलाने लगे सोनोटोन वाले। अच्छा, कदे पहले बचपन में स्कूल में बाल सभा आया करती? हाँ, शनिवार ने या मंगलवार ने किसी भी एक दिन? हाँ, वो होती थी। तो कदे उसमें भी गाने का मौका मिला? हमारे यहाँ एक कैंप फायर होता था। अच्छा। वो बाल सभा का ही रूप था, वो एनुअल में 1 बार होता था। उसमें रात में पूरी रात चलता था वो। अच्छा। तो जब मैं इंटर में पढ़ता था तो एक हमारे ज्योग्राफी के टीचर थे, तो उनको पता लगा कि ये गाता है। तो कैंप फायर में रागनी गाने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया और थोड़ा तैयार किया। तो कैंप फायर में जब मैं वो रागनी गाई तो हमारे प्रिंसिपल थे, तो उनसे हम डरते बहुत थे। तो लेकिन डरते डरते से ने उनके सामने वो रागनी गा दी, उनको भी बड़ी अच्छी लगी। और एक दिन मैं फील्ड में मिला उनको, तो कहने लगे अरे इधर आ। मैं सोचा कि भाई पिटाई जरूर होगी। तो कहने लगे धीरे से, तू चंदरवादी मत बन जाना, किताबों में ध्यान रखना, पढ़ाई में। रागनी तो तेरी अच्छी थी, देवकी के जतन बनाओ में ये रागनी गाई थी मैं, लेकिन चंदरवादी की लाइन पे मत चल जाना। मैं कहा जी ना, मैं ना चलूंगा। अच्छा, इंटर में थे जब आपने रागनी गाई? हाँ, तब ये रागनी मैं कैंप फायर में गाई। कौन सी सन की बात होगी आप? ये होगी कम से कम 70 के आसपास। 70 के आसपास? हाँ, 70 में थी। अच्छा। अच्छा, फिर इंटर कर लिया आपने, तो इंटर करने के बाद में फिर आगे स्टडी, आगे की पढ़ाई? हाँ, आगे फिर हम बीए में एडमिशन हुआ। कभी कोई पार्टिसिपेशन हमने बीए में नहीं किया। अच्छा, कॉलेज में ऐसा माहौल नहीं था? ना। फिर हमने बीएड में मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बीएड किया था। अच्छा। वहाँ बस्ती जिले में एक बांसी तहसील थी, तो वहाँ कल्चरल प्रोग्राम होते थे। अच्छा। तो उन कल्चरल प्रोग्रामों में जो हमारे साथी थे, वे मुझे उनमें आगे खड़ा करने के लिए जिद करने लगे। और एक हमारा साथी था सुखवीर पहलवान, उससे गाना नहीं आता था, तो ये कहता था चल मैं चलूंगा तेरे साथ में, तू डर किससे रहा, तेरी रागनी बहुत बढ़िया, जो कमरे में सुनाई थी वो ही सुना। तो वो मेरे साथ में खड़ा रहता था, वह हाथ पैर ऐसे करते और मैं रागनी सुना देता था। तो हम बीएड में मैं काफी रागनी गाई। फिर हम टूर पे गए और 3-4 दिन का टूर रहा। तो बस में जितने भी फिल्मी गाने याद थे मेरे, बस में सारे ही फिल्मी गाने सुनाए मैं। एक एक को 2-2 बार, कई बार सुनते थे लोग जिद करके। तो इस तरह से जो है हमारा रियाज चलता रहा, लेकिन हमें तब तक ये ज्ञान नहीं था कि हम गायक हैं। हाँ। अच्छा, तो फिर बीएड करने के बाद में फिर आपने जॉब स्टार्ट करी? हाँ, जॉब स्टार्ट करी मैं, और फिर जो है जॉब स्टार्ट मैं राजस्थान में की। कौन से सन में करी? ये हुई बात जो है 74 या 75 की बात है। अच्छा। सन 1975 की।
तो जब मैं छुट्टी आता था तब वो मैं फॉर्म भर दिए रेडियो के। अच्छा। अब उन दिनों ना तो टेलीफोन थे, और वो जो है जो कॉल आई यहाँ घर पे पहुंची रेडियो की, हमारे पिताजी उस लेटर को लेकर वहीं पहुंचे, भाई ये रेडियो का खत आया है, देख इसमें क्या है। मगर इसमें तो मैं बुलाया हूं उन्होंने, तो उनके साथ में मैं चला आया। तो उस 1-2 साल के दौरान, क्योंकि उस समय जैसे अब इंटरव्यू होगा, रेडियो का ऑडिशन कहते हैं, तो वे बुलाएंगे 8 महीने बाद में, फिर 8 महीने बाद एक प्रोग्राम दे दिया, फिर 8 महीने बाद में दूसरा देंगे। तो ऐसा कंटिन्यूटी का कोई सिस्टम नहीं था। उस दौरान ही फिर मैं 1-2 साल बाद में वहां से सर्विस छोड़ दी। अच्छा। और मैं गाजियाबाद, जहाँ मैं रिटायर हुआ हूँ, तो वहाँ किस चीज की जॉब करा करते आप? वहाँ भी मैं सब्जेक्ट टीचर ही था, हायर सेकेंडरी स्कूल में। अच्छा। हाँ, मैं इंग्लिश और हिस्ट्री ये पढ़ाता था। अच्छा। हाँ, तो फिर मैं यहाँ आकर के भी जिस स्कूल से मैं रिटायर हुआ हूँ, उसमें मैं मनोहरी विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल, उसमें मैं 1 साल एज ए प्रिंसिपल भी काम किया है। तो यहाँ आकर के फिर मैं एक एक गुरुजी हैं यहाँ गाजियाबाद में, बहुत मशहूर हैं, राष्ट्रपति से पुरस्कृत हैं वे भी हमारे पड़ोस के स्कूल में अध्यापक थे। तो वे संगीत सिखाते थे। तो उनके यहाँ फिर मैं शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। अच्छा, आपने शास्त्रीय गुरु संगीत हरिदत्त जी के यहाँ। अच्छा। हाँ, तो उसको लेने के बाद में थोड़ा सा गले में और निखार आया, तो शायद उसी की वजह से फिर जो है ये सिलसिला कैसेट वगैरह का ठीक रहा। मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ बेनिफिट उसका जरूर रहा। हाँ। अच्छा, गुरु धारण कब करे आपने? देखिए, गुरु धारण तो ऐसा था कि पहले जब मैं और जय सिंह गाते थे, उस समय ये मेरे गुरु नहीं थे। अच्छा। वैसे ही गाते रहे। और जब लोग ये कहने लगे कि भाई अब तेरी रागनी और भी ज्यादा अच्छी लगती है, तो तुम अलग से गाया करो। तो फिर मैं एक दिन इनसे रिक्वेस्ट करी, जब पब्लिक में गा रहे थे, मगर जी अब आप तो बैठ जाओ नीचे, और मैं क्यों बैठा रहा हूँ इसको मैं बताऊंगा कल, और अब ये प्रोग्राम कर लें। तो मैं फिर वो कंटिन्यूअस में रागनी गाई अकेले ने। फिर अगले दिन मैं इनको बताया, मगर इसलिए मैं बैठाया, आपको अच्छा नहीं लगा होगा, कि आज से मैं आपको अपना गुरु मानूंगा और मैं आपका चेला हो गया। अब हम जो है हमारा बराबर का कोई नहीं रहेंगे, हम गुरु चेले हो जाएंगे। तो उन्हीं को गुरु माना। और शास्त्रीय संगीत में जो गाजियाबाद का हरिदत्त जी हैं, उनको गुरु मानना। अच्छा, आपने बताया कि जो जय सिंह जी थे वो वो भी हेडमास्टर थे स्कूल में। हाँ, अब भी हैं। तो वो मतलब उसी स्कूल में थे जिस स्कूल में आप पढ़ाया करते? ना, वो प्राइमरी स्कूल में थे। अच्छा, वो प्राइमरी स्कूल में थे। हाँ, इसी कॉलोनी में है, शाम पार्क में प्राइमरी स्कूल, उसमें वे हेडमास्टर रहे हैं। हेडमास्टर से रिटायर हुए। मैं गाजियाबाद था। जो गायन विद्या थी या जो गायन का क्षेत्र था, उससे तो मतलब आपकी जानकारी हुई थी? उनके गुरुजी की? हाँ। ना, वे तो हमारे गांव के थे। अच्छा, गांव के थे आपके? गांव के थे, और गांव के होने के नाते वे जहाँ जहाँ उनके प्रोग्राम होते थे वहाँ मुझे बुला के ले जाते थे। अच्छा। टेक बोलने के लिए। तो हमारा उनका तो वैसे। और जब ये मैं 1981 में सोनोटोन में गया, पूरी पार्टी मेरे ही गाँव की थी। अच्छा। हाँ। तो किस सन की बात है जब आपने गुरु धारण करे थे? गुरु धारण तो मैं वो जो है 1976 में कर लिए। अच्छा। और 76 में ही वो रेडियो का वो दे दिया, रेडियो वाला ऑडिशन पहले दिया था या ना? पहले गुरु धारण कर ली। अच्छा, पहले गुरु धारण कर लिए थे आपने? हाँ। अच्छा, एक जैसे वो है कि मेले में गाया या गांव में गाया, वो एक अलग गायकी है। हाँ। एक वो है मतलब प्रोफेशनल रूप से स्टेज पे गाना। हाँ। वो आपने कब स्टार्ट करे थे? देखिए, स्टेज पे तो जब हम सोनोटोन में गए थे, थोड़ा उससे पहले भी स्टेज पे हम गाते थे। और जब सोनोटोन में हम गए और उन्होंने पूछा कि भाई हम तुम्हारी ये कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तुम कितने पैसे लोगे? मैं कहा ये तो जो आपकी इच्छा वो दे देना। कहने लगे कि नहीं, तुम्हारी भी तो कोई फीस होगी। तो उस समय हम
8 आदमी थे, हम 300 रुपए लेते थे अच्छा, किसी भी प्रोग्राम के। किस सन की बात हो गया? ये होगी, ये 75-76 के आसपास की या 77 की भी हो, या 78-79 की भी हो, क्योंकि सोनोटोन में गाया है 81 में। अच्छा, हाँ, 1980 और 76-77 के बीच की है ये। बीच के। हाँ, तो मैं ये सोचा कि इनको थोड़ा सा बढ़ा के बताओ, जिससे फिर सौदेबाजी होगी तो ये आ तो जाएंगे सही। तो मैं कहने लगा, मगर जी हम 500 रुपए लेते हैं। हाँ। ठीक है, हम 500 देंगे तुम। वो खुश हो गए। हाँ। और फिर काफी कैसेट जो है 30-40 कैसेट तो कम से कम 500 रुपए के रेट में गई। अच्छा। और वो बढ़ता बढ़ता फिर रेट जो है हमारा 15,000 पे गया। हाँ। तो आपने मतलब जब गाना स्टार्ट करा तो जितने भी आपकी पार्टी में थे वो सारे गांव के थे? हाँ, उस समय सारे हमारे गांव के थे। फिर बीच में एक चक्कर और हो गया कि मेरा जो शिष्य जो बैंजो बजाता था वो एक्सपायर हो गया, बिरमल। एक्सपायर होने पे अब फिर जो है सारा सिस्टम बिगड़ गया। तो फिर बस्तीराम तूफान, ये 4 सगे भाई थे। एक हारमोनियम बजाता था, एक उसमें बैंजो, एक नगाड़ा बजाता था और एक मटका। तो इनका चारों का सेट चलता था। फिर मैं इनका सेट ले लिया। अच्छा। और इनका सेट लेकर के ही फिर मैं आकाशवाणी रोहतक से मंजू शर्मा के साथ में फिर अप्रूव भी हुआ और कई साल तक मैं आकाशवाणी रोहतक में भी गाया। रोहतक में भी गाया, हाँ। अच्छा, आपने जब रागनी स्टार्ट करी गानी तो घड़वे बैंजो से स्टार्ट करी या पक्के साथ स्टार्ट करी? देखिए, गांव में तो घड़वे बैंजो ही था, लेकिन जब तक हमने ढोलक पे नहीं गाया था, डायरेक्ट ढोलक पे ही गा दिया हमने। कहाँ? आकाशवाणी दिल्ली। उस समय क्योंकि यहाँ घड़वा बैंजो अलाउ ही नहीं था, यहाँ तो अब भी अलाउ नहीं। तो उस समय हमने घड़वे बैंजो पे प्रैक्टिस थी, लेकिन गाया हमने आकाशवाणी में सारंगी और वो था ढोलक और नगाड़ा, उन पे गाया। हाँ, पक्के साथ। हाँ। तो आपने आकाशवाणी में मतलब कितने साल तक गाया? देखिए, अब तक बराबर गा रहा हूँ मैं। अच्छा, अभी भी आप मतलब आकाशवाणी की जो डायरेक्टर है उनका भी मैं अपनी बुक में वो लिया है संदेश। अच्छा। और उनको ये बताया है मैं कि 1976 से और आज तक मैं आपका अप्रूव कलाकार हूँ। तो वो बड़ी खुश हुई मैडम। वो किसी दूसरे अदर स्टेट से हैं, हिंदी थोड़ी कम वो जानती थी लेकिन बात कर लेती हैं। तो वो बड़ी खुश हुई इस बात को सुन करके कि जिस समय आप अप्रूव हुए तो उस समय तो हम भी पता नहीं छोटे भी थे या नहीं। हाँ। अच्छा, आकाशवाणी दिल्ली के साथ साथ आकाशवाणी रोहतक है, वहाँ पे भी मतलब आप कंटिन्यू अभी तक? नहीं, वहाँ एक ही जगह रह सकता है एक आदमी। अच्छा, एक ही जगह रह। हाँ, पहले मैं आकाशवाणी में रहा, फिर वहाँ चला गया, फिर वहाँ से मैं फिर वापस आकाशवाणी में दिल्ली में चला। दिल्ली में। हाँ।